भारत में अमेरिका को कभी ब्राह्मण नजर आते हैं, ब्रिक्स में कभी दुश्मन नजर आते हैं और अब अमेरिका को दिन में वैम्पायर नजर आ रहे हैं। अमेरिका को वैम्पायरों से डर लग रहा है, खासकर ट्रंप और उनकी टीम को। ट्रंप के करीबी हैं जिनका नाम आप जानते ही होंगे, पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में रहे हैं। उनका नाम है पीटर नवारो। उन्होंने क्या कहा है, क्या बयान दिया है, इस पर जाएंगे, लेकिन ट्रंप की राजनीति किस कदर गिर गई है वो पहले समझिए। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर फिर गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और यह ब्लड मनी है, यानी खून से सने पैसे लेने का आरोप, और वो भी भारत पर। वो अमेरिका जो खुद रूस पर दुनिया भर का प्यार लुटाता है, व्यापार लुटाता है, हजारों करोड़ों डॉलर का तेल, गैस, एग्स यानी कि अंडे, ना जाने क्या क्या फर्नीचर खरीदता है, जो रूस से बड़ी बड़ी डील करता है, और वही दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। यह हिपोक्रेसी की हद है, यह डबल स्टैंडर्ड से भी डबल है। खुद रूस के साथ अरबों खरबों का बिजनेस करने वाले अब यह कह रहे हैं कि भारत का सौदा यूक्रेनियों की मौत का कारण है। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक उसी वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सामने आते हैं और कहते हैं ब्रिक्स देशों को मजबूत होना होगा, यानी कि भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की एकजुटता की बात करते हैं, जो अमेरिका के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, या यूं कहें कि किसी डरावने सपने के जैसा है, और वैसा सपना जो खुली आंख से दिख रहा हो और जो दिन में दिख रहा हो। तो क्या नवारो का हमला महज भारत पर नहीं, पूरे ब्रिक्स पर है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को साफ साफ शब्दों में जवाब दे दिया है। नाम नहीं लिया, लेकिन कहा भारत अपनी जनता के हित के फैसले लेगा, ना कि किसी और देश की मर्जी से। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह अमेरिका को आईना था। जयशंकर का यह संदेश दो बातें साफ करता है कि अव्वल तो भारत किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। अगर अमेरिका सवाल उठाएगा तो जवाब भी दिया जाएगा। सोचिए, अमेरिका खुद भी सऊदी अरब जैसे देशों से तेल लेता है, पाकिस्तान से डील करता है, वो पाकिस्तान जो आतंकवाद और मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर सवालों में रहा है। तो फिर भारत पर ब्लड मनी के एलिगेशन क्यों? ये दोगलापन नहीं तो क्या है? दोस्तों, आज की बहस सिर्फ तेल पर नहीं है। यह डिबेट भारत की संप्रभुता, यह डिबेट ब्रिक्स वर्सेस अमेरिका, यह डिबेट भारत की बढ़ती ताकत से परेशान वाशिंगटन पर आधारित है। क्योंकि सच तो यह है कि भारत रूस से तेल खरीदकर अपनी जनता को राहत दे रहा है। सस्ती ऊर्जा देकर भारत अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है। साथ ही ब्रिक्स की मजबूती से एक नई ध्रुवीय ताकत खड़ी हो रही है। और वैसे भी मेरा पर्सनली यह मानना है कि मल्टी पोलर वर्ल्ड होना चाहिए। थोड़ी दिन पहले पुतिन ने भी यह बात कही थी। विकेंद्रीकरण होना चाहिए पावर्स का, न कि केंद्रीकरण होना चाहिए, जो कि पिछले 80 सालों से या उससे भी ज्यादा वक्त से अमेरिका ने किया है, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। शक्ति का केंद्रीकरण, मुद्रा का केंद्रीकरण, अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण, फैसलों का केंद्रीकरण, मनमानी नीतियों का केंद्रीकरण। इस मुद्दे पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ट्रंप के लाडले पीटर नवारो का यह बयान सुनिए और समझिए वो क्या कह रहे हैं। Invasion of Ukraine in February of 22, India India bought virtually no Russian oil. Let me say it again. Prior to the invasion of Ukraine in February 2022, India bought virtually no Russian oil. I mean, it was like 1% of their needs. So the argument somehow now, as the percentage has gone up to like 30 and 35%, that somehow they need Russian oil. They get
cheap Russian crude. Follow me here. They get crude at a discount, and then they make refined products, which they sell at premium prices into Europe, Africa, and Asia. When you think about the tariffs we're putting in place, 25% because they cheat us on trade, 25% because of the Russian oil. Then they use the money that they get from us when they sell us stuff to buy Russian oil, which then is processed by refiners, and they make a bunch of money there. But then the Russians use the money to build more arms and kill Ukrainians. एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। यूक्रेन बड़ी मात्रा में रिफाइंड ऑयल यानी कि डीजल और पेट्रोल भारत से लेता है, जो कि वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और यूक्रेन भारत से तेल लेने के एवज में डॉलर में पेमेंट करता है, और वो डॉलर आता है अमेरिका से। तो आप सोचिए कि क्या यूक्रेन को फंड करके इस युद्ध को जिंदा नहीं रख रहा अमेरिका। खैर, अब आपको बताते हैं रूस से अमेरिका क्या क्या लेता है। अमेरिका क्रूड ऑयल लेता है रशिया से, क्या आपको इस बात पर यकीन होगा। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद, खनिज और धातु, रासायनिक उत्पाद, कृषि उत्पाद, संवर्धित यूरेनियम तक खरीदता है अमेरिका। कितना व्यापार है अब तक जो डेटा है यूएसटीआर के मुताबिक जनवरी 2025 में अमेरिका ने रूस से 19.6 करोड़ डॉलर का सामान खरीदा। मार्च 2025 में अमेरिका ने रूस से 523 करोड़ डॉलर का सामान खरीदा। 2024 में अमेरिका और रूस के बीच 30,000 करोड़ का व्यापार हुआ, या इससे ज्यादा। अमेरिका ने रूस से करीब 25,000 करोड़ रुपए का सामान आयात किया। चलिए अब आपको बता दें रूस से भारत क्या क्या लेता है। भारत लेता है क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा वनस्पति तेल, फर्टिलाइजर, इसके अलावा जेम्स एंड स्टोन्स, खाद्य उत्पाद, लोहा और स्टील, पेपर और पेपर बोर्ड, एल्यूमिनियम, ये भारत इंपोर्ट करता है। रूस से क्या और कितनी मात्रा में खरीद रहा है भारत, क्योंकि रूसी माल की खरीद के बारे में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। 2021 में भारत ने रूस से 8.25 अरब डॉलर का निर्यात किया, वहीं 2024 में यह आंकड़ा 65.7 अरब डॉलर पहुंच गया। 2021 में रूस से 2.31 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीद रहा था भारत, जबकि 2024 में यह खरीद 52.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इस दौरान रूस से भारत ने 3.5 अरब डॉलर का कोयला खरीदा। 2021 में यह आयात 1.12 अरब डॉलर का था। खाद्य के मामले में यह वृद्धि 1.67 अरब डॉलर तक पहुंची है। जाहिर से बात है, दुनिया भर में लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से व्यापार करते हैं, अपने देश के हिसाब से व्यापार करते हैं। दुनिया भर के पॉलिटिशियंस या फिर दुनिया भर के तमाम राष्ट्र प्रमुख, इसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन वक्त आ चुका है कि अब शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि अब अमेरिका को भारत में ब्राह्मण और ब्रिक्स में वैम्पायर नजर आने लगे हैं, जिनके हाथ और मुंह खून से सने हुए हैं। तो फिर इस तरह से अगर अमेरिका का इतिहास खंगाला जाएगा तो अमेरिका वो वैम्पायर नजर आएगा जो सिर से पांव तक सिर्फ और सिर्फ खून में डूबा हुआ है और तख्ता पलट की साजिशों में सना हुआ है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। जेके त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वर्ण सिंह प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशन में जेएनयू में। जेनिया बहल पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही है यूएसए से। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और मिताली निकोरे हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ रही हैं। और साथ ही साथ दर्शक हमारे सामने बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त कनेक्टेड हैं। आप मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा हमारे पहले मेहमान जेके त्रिपाठी जी का। जेके त्रिपाठी जी, अमेरिका जब यह कहता है कि ब्रिक्स में मुझे वैम्पायर नजर आता है, खासकर पीट नवारो और डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े क्लोज अलाई माने जाते हैं, इस लिहाज से अगर देखा जाएगा तो अमेरिका का इतिहास अगर खंगालें तो अमेरिका सिर से पांव तक खून में सना नजर आएगा। देखिए, सबसे पहले सबको नमस्कार करते हुए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा
कि अमेरिका को 1945 में 7 और 9 अगस्त 1945 को वैम्पायर नहीं नजर आया जब जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया। अमेरिका को क्या वियतनाम में वैम्पायर नहीं नजर आया? वियतनाम में कौन था वैम्पायर जिसने वियतनाम में कितना लंबा युद्ध चलाया और फिर हाथ खींच लिया? अफगानिस्तान में नहीं नजर आया। ये बड़े ताजुब की बात है। सीरिया में नहीं नजर आया। इजराइल को मदद करते वक्त नहीं नजर आया। या इनको वहां नहीं नजर आया जब जब लैटिन अमेरिकी देशों में सत्ता पलट, हिंसक सत्ता पलट लैटिन अमेरिकी देशों में और अफ्रीकी देशों में करते रहे। ये सारे उदाहरण ऐसे हैं जहां अमेरिका के हाथ खून से सने हुए हैं। और विडंबना यह है कि इतने खून खराबे के बावजूद अमेरिका को वहां से कुछ फायदा नहीं हुआ। वही कहते हैं ना, अमेरिका ने जहां हाथ डाला वहां उनका हाथ जला। और अब ये हमें शिक्षा दे रहे हैं, दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत के साथ काम करना है, ब्रिक्स के साथ काम करना, ये वैम्पायर कंट्री है। तो ये जितना दिमाग खराब है ट्रंप का, मेरे ख्याल से अगर ट्रंप का आधा हिस्सा, दाहिना हिस्सा उनके दिमाग का खराब है, उतना ही पीटर नवारो के बाएं हिस्से का हाल है। तो मैं नहीं समझता कि इन दोनों के इन बड़बोलेपन से, इन बातों से कोई मतलब ऐसा निकालना जाना चाहिए। ये दोनों ही न राजनयिक है न स्टेट्समैन है। ये पता नहीं कहाँ से कैसी भाषा बोलते हैं और इनकी भाषा कभी कभी बड़ी असंयत भी हो जाती है। इनको ठीक है, डर लग रहा है, लगना ही चाहिए, क्योंकि अब तक अमेरिका ने सबको डराने का काम किया है। अब समय आ गया है कि अमेरिका को उसके ही अपने खेल में मात मिलनी शुरू हो रही है। जी। ये त्रिपाठी जी क्यों डरे हुए हैं, क्यों खौफ में हैं? क्यों परेशान है लोग? देखिए, परेशान ये है कि इनको ये डर लग रहा है कि अब जैसे एससीओ जैसा संगठन या या ब्रिक्स जैसा संगठन इनको ये चुनौती दे रहे हैं। देखिए, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की टोटल इकोनॉमी, सारे जो नए कंट्रीज मिला के उनकी टोटल इकोनॉमी 32 ट्रिलियन डॉलर होती है। अमेरिका की इकोनॉमी 30 पॉइंट कुछ है, 21 पॉइंट कुछ है। इसका मतलब कि ब्रिक्स की टोटल इकोनॉमी ग्रुप की जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर या ज्यादा है। और इसका सीधा साधा अर्थ है कि अमेरिका अपने से बराबर या अपने से ज्यादा ताकतवर पहलवान से मोर्चा लेने की, लड़ाई लेने की बात सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ट्रंप को भी मालूम है कि उनके यहाँ करेंसी की क्या हालत होगी, इन्फ्लेशन की क्या हालत होगी, बेरोजगारी की क्या हालत होगी। इसलिए उनको ये लग रहा है। इसीलिए देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाके, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के गवर्नमेंट ने क्या दलील दी कि अगर ये टैरिफ नहीं हटाए जाते तो अमेरिका की साख को बट्टा लगेगा, अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उनको डर तो इसी बात का है कि जो होने वाला, जिसको कहते हैं अमेरिका के पतन की शुरुआत हो चुकी है। अभी नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन ये वो अब समय आ रहा है जब अमेरिका को भी ये जानना है कि अब संसार न एक ध्रुवीय रह गया, न दो ध्रुवीय, बहुध्रुवीय हो गया है, जिसमें छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन और मझोले किस्म देश अपना एक सिर। जी जिस साफ आपने कहा कि मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ना बाइपोलर रह गया है, ना सिंगल पोलर रह गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। लेकिन अमेरिका इस चीज को कबूल नहीं कर पा रहा है। दिक्कत है इस बात की। मैं स्वर्ण सिंह से इसका जवाब चाहूंगा। जीनिया बेल भी हमारे साथ यूएस से कनेक्ट हो गई हैं। स्वर्ण सिंह जी, क्या एक्सेप्टेंस में इशू है अमेरिका के? और अगर डिप्लोमेसी की बात है तो किस तरह की डिप्लोमेसी है कि जहां पर हर दिन आप रिश्ते खराब करने वाली बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का और उनकी जो टीम है उसका एक तरह से राजसी तरीके से विदेश नीति चलाने का तरीका है कि वो राजा हैं और बाकी विश्व जो है उनकी प्रजा की तरह उनको बिहेव करना चाहिए। और क्योंकि कुछ देश उनके जो खास दोस्त हैं, यूरोप के कुछ देश
इस तरह का व्यवहार करते हुए नजर भी आए हाल में, तो उनकी ये कोशिश रहती है कि बहुत ज्यादा दबाव, आक्रोश बनाकर दूसरों को अपनी बात मनवाई जाए, जबकि डिप्लोमेसी में ये बिल्कुल सही रास्ता नहीं है। दूसरों को साथ लेकर चलना पड़ता है। और इसीलिए आप देखें कि जब उन्होंने 17 जून को प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और कहा कि आप कनाडा से लौटते हुए वॉशिंगटन रुक जाएं, तो वो तो हो नहीं सकता था। प्रधानमंत्री का पहले से यात्रा का कार्यक्रम क्रोएशिया जाने का तय था, तो वो नहीं गए। और शायद इसलिए भी नहीं गए कि वहां एयर मार्शल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी बुलाया हुआ था व्हाइट हाउस में, तो कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन वहां हो सकती थी। उसके बाद ये भी खबरों में आया कि प्रधानमंत्री को उन्होंने शायद ये इशारा किया कि पाकिस्तान एक तरह से नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको रिकमेंड करने के लिए तैयार है, और क्या भारत भी इस तरह का कुछ करने को तैयार है। तो ये जो लगातार, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर उनको लगता है कि उनको नोबेल पीस प्राइज केवल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि भारत नहीं मान रहा है उनकी बात को, कि उन्होंने मध्यस्थता की भारत और पाकिस्तान के सैन्य टकराव में, जो जैसा वो कहते हैं परमाणु युद्ध होने जा रहा था। तो ये अटपटी बातें जो 40 बार से ज्यादा वो कह चुके हैं, ये इससे साफ जाहिर है कि उनका जो व्यक्तिगत तौर पर ऑब्सेशन है कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और लगता है भारत उसकी वजह है, वही एक कारण है। अदरवाइज उसमें कोई खास वजह नहीं है। जैसे आपने पूरे विस्तार से बताया कि अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार कर रहा है, पूरे यूरोप के देश उसके रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, हालांकि व्यापार कम किया उन लोगों ने। भारत का तेल का आयात बढ़ा है, पर वो तेल का आयात रिफाइनमेंट के बाद यूरोप को जा रहा है, यूक्रेन को जा रहा है, सभी उन देशों को जा रहा है। तो ये अपने लॉजिकल बात नहीं है जिस तरह से वहां से भाषा का इस्तेमाल होता है। पीटर नवारो की भाषा बिल्कुल पेडेस्टेरियन, सर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। यूरोपीय यूनियन को तो सबसे ज्यादा एलएनजी सप्लाई करता है रशिया। और जी रशिया बिल्कुल अगर एलएनजी ना दे यूरोपियन यूनियन को, तो आधा यूरोप तो ऐसे ही जम जाएगा ठंड बिल्कुल। से। तो वो तो इसके सरवाइव पीछे ही नहीं कर पाएंगे। तो जब जो जहां नेसेसिटी है, वहां पर ताकत की बात कहां से आ गई? तो अमेरिका की ताकत ये दादागिरी है, ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल बार बार कर रहा है। पहले वो ब्राह्मण को टारगेट करते हैं, कहते हैं वो ब्राह्मण जो है मुनाफा कमा रहे, फिर कहते हैं वो वैम्पायर हैं। ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? मैं सीधे संजय सोई सर के पास जा रहा हूं। सोई सर, आखिर इससे रिलेशंस ठीक नहीं होने वाले, और इस तरह की भाषा अगर बार बार बोली जाएगी तो इसका इंपैक्ट बहुत टाइम तक रहेगा। ये बात समझनी होगी डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी को, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी वो फॉलो कर रहे हैं, इससे कम से कम ना दुनिया का भला होने वाला है, ना यूएस का भला होने वाला है। नहीं, बिल्कुल विवेक जी, ऐसा है कि इस समय में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिप्लोमेसी है, शायद यहाँ पे वो जो बात है बिल्कुल मिसिंग है। जैसे बाकी स्पीकर से बताया, एम्बेसडर जे के त्रिपाठी जी ने बताया और स्वर्ण सिंह जी ने बताया कि वो एक सड़क छाप बातें करते हैं। मेयर टाइप है, एक अमेरिका जैसा बड़े देश का, एक सबसे ताकतवर देश का, सबसे बड़ी इकोनॉमी का राष्ट्रपति और उनका जो मंत्री है, जो सेक्रेटरीज हैं, वो अगर इस तरह की बातें करते हैं, बड़ा शोभनीय लगता है। ये एक जिसकी वजह से जो आज अमेरिका में ही उनके खिलाफ बातचीत शुरू हो गई है, आज अमेरिका के अंदर ही उनका विरोध किया जा रहा है। और ये देखें कि किस तरह से इसी एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्रंप का और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का डाउनफॉल भी शुरू हो रहा है।